नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को डिस्क्वालिफाइड घोषित किया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। राहुल गांधी हैज़ बिन डिस्क्वालिफाइड एंड दिस हैज़ बिन इशूड बाय द लोकसभा सेक्रेटेरिएट विच हैज़ बिन डली साइंड बाय द पीसी त्रिपाठी जी। और अगर आप देखेंगे तो इनको आज लोकसभा सेक्रेटेरिएट डिस्क्वालीफाई करता है और वायनाड के सांसद थे डिस्क्वालीफाई होते हैं। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन राहुल गांधी जी का हुआ है इसके दो आयाम हैं। एक इसका आयाम पॉलिटिकल आयाम है। चूंकि पॉलिटिकल आयाम है तो वह हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो पॉलिटिकल आयाम पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। व्हाट विल डिस्कस अपॉन इज अपॉन द लीगल मैटर, जो लीगल मैटर दैट फॉल्स इनटू द डोमेन ऑफ आवर पॉलिटी सब्जेक्ट अपने पॉलिटी सेगमेंट में आ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कैन बी अ प्रूवेबल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, इन द मेंस एग्जामिनेशन। और जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग कैटर कर लेंगे, पर ये डायमेंशन को हम लोग कवर नहीं करेंगे। ये आप अपने कवर कर सकते हैं, आपको मन करे, आपके निजी इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, पर जो लीगल डायमेंशन है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। राहुल गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता हैं, वायनाड से सांसद हैं और अभी लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने ऑफिशियली इनको डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया। क्यों घोषित किया, कैसे घोषित किया, विल डेल्व इनटू दैट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी व्यक्ति डिस्क्वालीफाई कैसे होता है। अगर आप ग्राउंड्स ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिस्क्वालिफिकेशन को देखेंगे तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वह आर्टिकल 102 क्लॉज 1 के तहत डिस्क्वालीफाई होता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है या जो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनके लिए प्रावधान 191 क्लॉज 1 है, उसके तहत डिस्क्वालीफाई होता है। अगर आप ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन देखें कि किस ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई होता है, कोई भी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है आपका, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है तब वो डिस्क्वालीफाई होता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अगर आप लॉ मेकर हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो आप कानून बनाएंगे उसका एक लार्जर रेमिफिकेशंस होता है, तो वह जो आप कानून बनाएंगे, तो अगर कोई आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर होंगे तो दोनों में एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, उसको कैटर करने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एक ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन रखा गया है। अगर वह व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, अगर मानसिक रूप से रिटार्डेड है, तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लॉ मेकर बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर वह व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, अगर मोटा मोटी अगर शब्द में देखे, बहुत ही लेमैन टर्म्स में देखे जो कि टेक्निकली करेक्ट नहीं है, इंसॉल्वेंट मतलब मानिए कि वह दिवालिया हो गया, वह डेट को रिपे नहीं कर सकता है, तब आप उसको उसकी सिटीजन, उसका जो मेंबरशिप है उससे आप उसको रिवोक कर लेते हैं। अगर वह व्यक्ति भारत का ही सिटीजन नहीं है, कोई और देश का सिटीजनशिप ले लिया, तो उस व्यक्ति को लॉ जब बनाने के लिए बोलेंगे, भारतीय लोगों के लिए लॉ बनाने देना अनुचित होगा, इमोरल होगा। तो एक ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ये है। दूसरा ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के लिए है 10th शेड्यूल, जिसको आप एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। आया राम गया राम को कर्टेल करने के लिए 10th शेड्यूल लाया गया था। उसके तहत क्या है कि अगर आप पार्टी एक्ट से जीतते हैं और पार्टी वाई में चले जाते हैं, डिफेक्ट कर जाते हैं, दिस विल वारंट द डिफेक्शन, ये डिफेक्शन को वारंट कर दिया, तो इस केस में गवर्नमेंट के स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए आप मानते हैं एक्स पार्टी से चुनाव जीत कर आए हैं, तो एक्स पार्टी के कार्यकर्ता का एक तरह से अपमान है। जो लोगों ने एक्स पार्टी को वोट दिया उसके इथोस का अपमान है। जिस ग्राउंड पर, जिस इशू पर आप चुनाव जीत कर आए, उस ग्राउंड को आपने डिफीट किया। इसलिए अगर आप इंडिविजुअल रूप से डिफेक्ट करते हैं तो वह एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आता है, आपकी सदस्यता चली जाती है। कैसे सदस्यता जाती है, 1/3 होता है, क्या होता है, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि 2/3 होता है, कैसे होता है, दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन ओवर हियर। तो एक डिफेक्शन यहां पर होता है, एक आपकी सदस्यता यहां से जा सकती है, दूसरी सदस्यता 10th शेड्यूल से जा सकती है, जो कि आपको हमने पहले बता रखा है, आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। पर आज एक जो तीसरी सदस्यता चली जाती है वह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत चली जाती है, जो कि हमारे लिए मैटर ऑफ इंटरेस्ट। अभी हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को डिकोड करेंगे, पर एक चीज को आप ध्यान रखेंगे कि राहुल गांधी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत इनकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है। उसकी नीटी-ग्रिटी क्या है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अगर आप देखेंगे, उसके प्रावधान को देखेंगे, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप पाएंगे इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, है ना। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बेसिकली प्रिवेंट करना इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप देखेंगे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कैसे खत्म करता है, तो पहले हम लोग कुछ आर्टिकल्स को देखते हैं जिससे हम लोग को क्लैरिटी हो जाएगा। अगर सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को देखेंगे तो इसमें सेक्शन 8 क्लॉज 1 है
और ये जो सेक्शन 8 क्लॉज 1 है, आप इसमें पाते हैं कि सेक्शन 8 क्लॉज 1 में ये लिखता है कि अगर कोई नेता, यदि कोई पॉलिटिकल पर्सन ऐसा कोई भाषण देता है जिससे कि एनिमिटी फैलता है, अगर कोई ऐसा काम करता है जो ब्राइबरी के दरमियान आता है, इन्फ्लुएंस और द किसी को आप पर्सुनेशन कर रहे हैं इलेक्शन के समय, तो यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द सेक्शन 8 क्लॉज 1 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। जैसा कि आजम खान जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। क्यों? वो ऐसा हेट स्पीच देते हैं। तो हेट स्पीच के कारण दो ग्रुपों में एनिमिटी होती है। जब दो ग्रुपों में एनिमिटी होती है तो सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बेसिकली डील्स विद अ क्लीन पॉलिटिक्स। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द पॉलिटिक्स क्लीन, टू अवॉइड द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। अगर एक ऐसा व्यक्ति लॉ मेकर बनता है जो एनिमिटी को बढ़ावा देता है, अगर ऐसा व्यक्ति बनता है जो दो रिलीजन में, दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई करवाता है, तो उसको लॉ मेकर बनने का कोई भी आधार नहीं है। दूसरा है सेक्शन 8 क्लॉज 2 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। इट डील्स विद माइल्डर थिंग्स। डॉरी एक्ट के तहत, प्रोहिबिशन के तहत है। उसके बाद देखेंगे कि होर्डिंग और प्रॉफिटरिंग, एडल्ट्रेशन ऑफ द फूड और द ड्रग्स एंड फॉर द कन्विक्शन एंड द सेंटेंस ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ। कहने का मतलब है कि 8 क्लॉज 2 लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफेंस के लिए है, पर जो सेक्शन 8 क्लॉज 3 है, जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि अगर कोई लॉ मेकर 2 साल के लिए कन्विक्ट हो गया, if he is convicted for the 2 years, convicted, I am using the word convicted, मतलब गिल्टी करार दे दिया गया है, 2 साल की उसको सजा दे दी गई है, तो ही उसकी जो सदस्यता है, विधानसभा की हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता हो, वह सदस्यता रद्द हो जाएगी। इट विल स्टैंड कैंसिल्ड। राहुल गांधी हैज बीन कन्विक्टेड फॉर 2 years। किसके लिए होते हैं? वह कर्नाटक के कोलार जिला में भाषण देते हैं और उस भाषण में कहते हैं कि जितने भी लोग हैं जो भगोड़ा हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, वो मैक्सिमम लोग के नाम के पीछे मोदी क्यों लगा है। तो इनका कहना है कि मोदी जो ग्रुप है, जो ओबीसी समुदाय है, उसकी भावना को ठेस पहुंचता है, वह डिफेमेशन केस करते हैं। और जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, नॉट इवन द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जज, उसको गिल्टी पाते हैं और गिल्टी पाकर उनको 2 साल के लिए कन्विक्ट करते हैं, सजा सुनाते हैं। द मोमेंट ही गेट्स कन्विक्टेड फॉर द 2 years, सेक्शन 8 क्लॉज 3 के तहत ही स्टैंड्स, हिज कैंडिडेचर और हिज मेंबरशिप बीइंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंड्स ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड। पर जब सेक्शन 8 बना तो यहीं पर सेक्शन 8 क्लॉज 4 बना। सेक्शन 8 क्लॉज 4 ये कह रहा है कि अगर आप देखो कि एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी नहीं, एक सिंपल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इनको 2 साल का सजा सुनाता है। और 8 क्लॉज 4 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो उस व्यक्ति को 3 महीने के अंदर, 3 माह के अंदर अपने हायर कोर्ट में अपील करने का अधिकार होगा। तब तक आप उसकी सदस्यता को रद्द नहीं कर सकते हैं। बट द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज, यहां पर जुडिशियल ओवर रीच होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट शो करता है। और सुप्रीम कोर्ट, एक बहुत फेमस केस है लिली थॉमस केस। लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बिल्कुल नहीं, 8 क्लॉज 4 इज अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और 8 क्लॉज 4 को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करता है। बोलता है कि द मोमेंट अ लॉ मेकर इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस और अ गिल्टी ऑफ अ ऑफेंस फॉर मोर देन 2 years, हिज कैंडिडेचर विल स्टैंड कैंसिल्ड। कहने का मतलब है कि यहां पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जैसे राहुल गांधी को कन्विक्ट किया, उसी समय राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई। इसका मतलब कि यू आर नॉट गिविंग द रिकोर्स ऑप्शन को सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में कैंसिल कर दिया, जो कि एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एक उदाहरण है। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का यह मानना है। अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट आइडियली करेक्ट है क्या? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट आइडियली करेक्ट है। क्यों सुप्रीम कोर्ट आइडियोलॉजिकली और आइडियली करेक्ट है? सुप्रीम कोर्ट का कोशिश यह है कि अगर आपको किसी ऑफेंस के लिए अगर 2 साल की सजा हो गई है, इसका मतलब कि वो ग्रेव ऑफेंस है, और सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए एक स्टेप उठाया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने और ऐसे बहुत कदम उठाए, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि कोल ब्लॉक के एलोकेशन को कैंसिल करता है, सुप्रीम कोर्ट 2G स्पेक्ट्रम को कैंसिल करता है। अगर आपको ध्यान हो तो एक पावर प्लांट को बनाने में 10,000 करोड़ रुपया लगता है। जैसे आपने कोल ब्लॉक का आवंटन कैंसिल किया तो 10,000 करोड़ का जो पावर प्लांट लगा हुआ, जिसका 80 लाख रुपया और 90 लाख रुपया
15 दिन का सूद होता है, वो सारे लोग लोन से डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो लोन से डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट करते हैं तो अगर आप देश के बैंक के एनपीए का प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें 10-10 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़ रुपया का जीएमआर का प्रोजेक्ट है, जीवीके का प्रोजेक्ट है, अदानी का प्रोजेक्ट है, एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, सारे अपने लोन पर डिफ़ॉल्ट करते हैं। और जब लोन पर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के एक एक्शन के लिए, जो कि आइडियोलॉजिकली बहुत करेक्ट था पर प्रैक्टिकली अनटेनेबल था, उसके चलते एनपीए की समस्या हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट आइडियली बहुत सही है कि वह कहता है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए 8 क्लॉज 4 को कैंसिल करता है, अल्ट्रा वायरस करता है, पर इस केस में ऐसा दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आइडियोलॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट जो है वह रियलिटी में बहुत ही डिजास्टर्स साबित हो रहा है। इट इज नॉट फॉर द राहुल गांधी और इट इज नॉट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। विल सी इट इन अ वेरी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव कि आपने उसको दोषी करार दिया, 2 मिनट के अंदर उसकी सदस्यता चली गई। ही मस्ट बी गिवन द रिकोर्स रूट। उनको कम से कम 1 महीना तो मौका मिलना था कि हायर कोर्ट में आप जाते और अपनी बात को रखते। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर 10th शेड्यूल में आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो 10th शेड्यूल में डिस्क्वालीफाई करने का आपको पावर किसको है? स्पीकर को पावर है। पर जैसे मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया उसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट इनको डिस्क्वालीफाई करता है, इसका मतलब कि इनको स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किया। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो डिस्क्वालीफाई करने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास है। इन कंसल्टेशन विथ होम? इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पर इनको डिस्क्वालीफाई कौन कर रहा है? स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर रहा है। तो एक ग्रुप ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह का जो त्वरित एक्शन है इसमें पॉलिटिकल विंडेटा दिख रहा है और इसलिए यह गलत है। दूसरी बात है, इनको राष्ट्रपति ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, पर जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक जो लीगल एक्सपर्ट्स का बिलीव करना है कि इसमें राष्ट्रपति का कोई रोल है ही नहीं। एक लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये उसमें एक ऑब्जर्वेशन में है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आपको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है तो कंसल्टेशन का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों राष्ट्रपति कंसल्ट करेगा? कोर्ट ने ऑलरेडी आपको कन्विक्ट कर दिया है। द मोमेंट यू आर कन्विक्टेड यू आर आउट, आपकी मेंबरशिप चली जाती है सेक्शन 8 क्लॉज 3 के तहत। पर इस लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अभी तक जजमेंट नहीं आया था, इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना बचा हुआ था, उसके पहले ही स्पीकर ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, त्वरित एक्शन दिखाया। तो एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि यह जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है राहुल गांधी का, इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अगेंस्ट द ethos of the constitutions and they are going to challenge it in the court of the law। इस पर हम लोग को न्यूज इन ट्रांजिशन है, ध्यान रखना होगा कि क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आता है। मैंने दोनों पक्ष रख दिया कि एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है जिस पर जजमेंट नहीं आया है कि अगर आपको कोर्ट से कन्विक्ट कर दिया तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ द कंसल्टेशन ऑफ द राष्ट्रपति विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। पर दूसरा ग्रुप का ये मानना है द राष्ट्रपति हैज द राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया शैल डिस्क्वालीफाई हिम नॉट द स्पीकर, जो कि अल्ट्रा वायरस है, जो कि गलत है। दोनों स्कूल ऑफ थॉट है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है, हम लोग को उस पर देखना होगा। पर अब इंपॉर्टेंट एंगल और अगर आप देखोगे तो इस पूरे केस में हो क्या रहा है, अगर हम लोग ऐसे डिस्क्वालीफाई करना स्टार्ट करेंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर रिकोर्स का मामला नहीं देता है, अभी आप जो सीजीएम का जजमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि आपको 30 दिन तक आप अपील कर सकते हैं। भाई 30 दिन तक, अब इनको क्या करना है, 30 दिन का आपको मौका दे रहा है, पर भाई 30 दिन का मौका देने का कोई मतलब नहीं हुआ। जैसे आपने उसको कन्विक्ट किया तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत वो आदमी बाय डिफॉल्ट डिस्क्वालीफाई हो गया। अब हाईकोर्ट में क्या चैलेंज करना होगा? अब हाईकोर्ट में ये इसको चैलेंज करना होगा कि जो फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन है कन्विक्शन। जैसे फाउंडेशन को आप अल्ट्रा वायरस करेंगे, उसको इलीगल घोषित कर देंगे, तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस क्या है, इस कन्विक्शन का कॉन्सिक्वेंस है इनकी सदस्यता, उसकी सदस्यता को रिस्टोर करना होगा। पर अब मामला ये होता है कि ये ऑलरेडी उसको डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं। जब डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं तो बाई इलेक्शन वहाँ पे होना होगा। तो अब मानिए कि अगर इस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन होगा तो एक चुनाव कराने में कितना स्टेट का पैराफर्नेलिया लगता है, जिला का पैराफर्नेलिया लगता है, लोग परेशान होते हैं, फिर से जाकर वोट करना होगा। तो कहने का मतलब है इट इज़ अ लॉस टू द एक्सचेकर ऑल्सो। अब हम लोग को देखना होगा, इसमें एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेता है और कैसे केस मूव करता है। मैंने आपको अपना दोनों ग्रुप का पक्ष रखा। वो एक ग्रुप कहता है सहमत है, यहाँ पर कोर्ट वाला मामला बन रहा है। दूसरा ग्रुप ये कहता है कि ये अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इन लोग चैलेंजेस को करेंगे और हम लोग को देखना होगा कि कैसे यह केस मूव करता है। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।